ऐतिहासिक लेख मुगल साम्राज्य के पतन के कारण एक परीक्षण। लेखक उपेंद्र कुमार राय। प्रस्तावना। बाबर के हिंदुस्तान आगमन के साथ ही देश में मुगल साम्राज्य की स्थापना की पृष्ठभूमि रच दी गई थी। जिस समय बाबर ने हिंदुस्तान में प्रवेश किया उस समय यहाँ की सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक दशा अत्यंत शोचनीय थी। देश हिंदू और मुसलमान के नाम पर बटा हुआ था। समाज में अंधविश्वास, जाति प्रथा तथा अनेक प्रकार के विकार उपस्थित थे। राजनीतिक रूप से देश कई टुकड़ों में बटा हुआ था जो आपस में हमेशा लड़ते रहते थे। इन आपसी संघर्षों के परिणाम स्वरूप ही दौलत खां लोदी और आलम खां ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भारत की तत्कालीन दशा और दिशा बाबर जैसे आक्रमणकारी के लिए भारत विजय के अनुकूल सिद्ध हुई। 1525 से 30 के मध्य विभिन्न युद्धों में विजय प्राप्त कर बाबर ने भारत में एक केंद्रीकृत शासन प्रणाली की मजबूत नींव रखी। बाबर के द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य अनेक उतार चढ़ाव के साथ औरंगजेब के शासनकाल तक हिंदुस्तान में सत्ता का मजबूत केंद्र रहा। हालांकि औरंगजेब के शासनकाल में ही मुगल साम्राज्य रूपी भूमि में विघटन रूपी बीज पड़ गए थे। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही ये बीज अंकुरित होकर स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आ गए। औरंगजेब की मृत्यु के साथ ही साम्राज्य में मुगल राजकुमारों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष छिड़ गया और गृह युद्ध भी लगभग छिड़ गया। इसी उठापटक के बीच भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन हुआ। परिणाम स्वरूप मुगल सत्ता दिन प्रतिदिन कमजोर होती चली गई। अंततः 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप भारत में मुगल साम्राज्य का सदा के लिए अंत हो गया। मुगल सम्राट का पद समाप्त कर दिया गया और अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को कैद करके रंगून भेज दिया गया। मुगल साम्राज्य के विघटन में अनेक तत्वों की भूमिकाएं दिखाई देती हैं। वस्तुतः मुगल साम्राज्य का पतन अनेक शक्तियों के सक्रिय होने के कारण हुआ। वैसे तो मुगल साम्राज्य के पतन के बीज औरंगजेब के काल में ही अंकुरित हो गए थे, परंतु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ रहे थे। औरंगजेब के बाद पतन का स्वरूप स्पष्टतः दिखने लगा। मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों का परीक्षण दो भागों में विभक्त करके करना उचित होगा। पहले भाग में हम मुगल साम्राज्य के पतन का प्रमुख जिम्मेदार औरंगजेब को मानते हुए उसके व्यवहार का परीक्षण करेंगे और दूसरे भाग में हम औरंगजेब के अतिरिक्त अन्य कारणों का परीक्षण करेंगे जो मुगल साम्राज्य के पतन के जिम्मेवार होंगे। भाग 1 मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब का उत्तरदायित्व और भाग 2 मुगल साम्राज्य के पतन के उत्तरदायी अन्य कारण। आगे हम इन दो विषयों के अंतर्गत मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों के परीक्षण का प्रयास करेंगे। मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब का उत्तरदायित्व। औरंगजेब मुगल साम्राज्य के महानतम शासकों में से एक था। औरंगजेब के काल में ही मुगल साम्राज्य का अधिकतम विस्तार हुआ। हालांकि मुगल साम्राज्य की सीमाओं का अधिकतम विस्तार भी साम्राज्य के विघटन में सहायक सिद्ध हुआ। साम्राज्य की सीमाएं इतनी विस्तारित हो गईं कि उन पर नियंत्रण बनाए रखना संभव नहीं हो सका। प्रमुख रूप से संचार संसाधनों के अभाव में औरंगजेब तथा उसके उत्तराधिकारी इतने बड़े साम्राज्य को संभाल पाने में अक्षम साबित हुए। हालांकि औरंगजेब एक शक्तिशाली साम्राज्य विस्तारक था, परंतु एक राजनीतिक शासक के रूप में वो असफल था। महान मुगल शासक अकबर द्वारा प्रारंभ किया गया श्रेष्ठ राजनीतिक सिद्धांत, धार्मिक सहिष्णुता और उदारता, शासन प्रणाली में उच्च पदों पर श्रेष्ठ और योग्यताधारी प्रतिनिधियों की नियुक्ति संबंधी कार्य प्रणाली को औरंगजेब द्वारा महत्वहीन बना दिया गया। मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब के उत्तरदायित्व का निर्धारण कुछ बिंदुओं द्वारा किया जा सकता है। 1. औरंगजेब की दक्षिण नीति। औरंगजेब को अपने पूर्व शासक से एक बड़े साम्राज्य की प्राप्ति हुई, परंतु औरंगजेब इससे संतुष्ट नहीं था। उसने दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य के विस्तार हेतु कदम बढ़ाया, जो कालांतर में उसके साम्राज्य के विघटन में महत्वपूर्ण सहायक हुआ। दक्कन, बीजापुर, गोलकुंडा आदि को मुगल साम्राज्य में मिलाने के पश्चात औरंगजेब ने अपनी सारी शक्ति मराठों के विरुद्ध लगा दी और आजीवन उनसे संघर्षरत रहा।
इतिहासकारों का मानना है कि औरंगजेब की दक्षिण विजय नीति उसके साम्राज्य के लिए कब्रगाह सिद्ध हुई। ये सत्य है कि औरंगजेब ने दक्षिण का एक बहुत बड़ा क्षेत्र जीतकर मुगल साम्राज्य की सीमा को विस्तार दिया, लेकिन वो विस्तारित क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में रखने में असफल हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात एक कमजोर विशाल साम्राज्य अनाथ सा हो गया। वस्तुतः औरंगजेब द्वारा दक्षिण विस्तार नीति मुगल साम्राज्य के लिए काल के समान सिद्ध हुई। साम्राज्य विस्तार के प्रयासों में अत्यधिक जनधन की हानि हुई। तत्कालीन अवस्था में केंद्रीकृत शासन द्वारा पूरे साम्राज्य पर नियंत्रण पूर्णतः असंभव था। इस प्रकार औरंगजेब की दक्षिण नीति राजनैतिक रूप से असफल रही। औरंगजेब मराठों की शक्ति का सही आकलन नहीं कर सका और उनसे उलझा रहा, जिसके परिणाम स्वरूप उसका वास्तविक साम्राज्य भी कमजोर होता चला गया। जनधन की हानि के साथ साथ उद्योग व्यवसाय का भी नाश हो गया। दक्षिण अभियान ने उत्तर की स्थिति को भी खराब कर दिया। इस प्रकार दक्षिण की असफलता ने साम्राज्य में विघटनकारी तत्वों को काफी मजबूत कर दिया, जो अंततः मुगल साम्राज्य के विनाशक सिद्ध हुए। 2. औरंगजेब की धार्मिक नीति। औरंगजेब की धार्मिक नीति ने मुगल साम्राज्य की मजबूत नींव को खोखला कर दिया। इतिहासकारों का मानना है कि औरंगजेब की धार्मिक नीति इस्लाम धर्म पर आधारित थी। औरंगजेब ने इस्लाम आधारित सिद्धांतों का जोरदार और एक तरफा समर्थन किया। इस प्रकार उसकी ये धार्मिक नीति आदर्श राजनीति पर आधारित नहीं थी। उसने धर्म संबंधी जितने भी कानून बनाए वे अलग अलग समय पर विभिन्न स्थितियों को ध्यान में रखते हुए बनाए। धर्म के प्रति ऐसी धारणा ने औरंगजेब को अत्यधिक पुरातनिक विचारधारा का शासक बना दिया, जो धर्म की समकालीन स्थिति का सही अंदाजा नहीं कर सका। औरंगजेब को सच्चा मुसलमान कहा जाता था। उसे कुरान में गहरी आस्था थी, इसलिए उसे जिंदा पीर कहा जाने लगा। परंतु उसने अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति को परिवर्तित कर दिया, जिससे गैर मुसलमानों में मुगल साम्राज्य के प्रति निष्ठा लगभग समाप्त हो गई। पृष्ठ 94। औरंगजेब की धार्मिक नीति को लेकर अनेक विद्रोह हुए, जिसने मुगल साम्राज्य को कमजोर किया और पतन के मार्ग पर अग्रसर किया। परंतु कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यद्यपि औरंगजेब अपने शासन में इस्लामिक विचारधारा के प्रति दृढ़ था, तथापि उसने धर्मनिरपेक्ष कानून को भी जारी रखा। इन धर्मनिरपेक्ष कानूनों को जबावित-ए-आलमगीरी में संग्रहीत किया गया। औरंगजेब की धार्मिक नीति पूर्णतः इस्लाम पर आधारित थी। इसके अंतर्गत औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा खुदवाना बंद कर दिया, परंतु इसके पीछे औरंगजेब का तर्क था कि सिक्के गंदे हाथों और पैरों के स्पर्श में आते हैं, अतः इन सिक्कों में कलमा का उल्लेख उचित नहीं है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि औरंगजेब ने अपनी धार्मिक नीति के अंतर्गत संगीत कला पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया, परंतु इसी संदर्भ में अन्य इतिहासकारों का मानना है कि औरंगजेब स्वयं वीणा वादन में पारंगत था और उसी के काल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गईं। अतः संगीत पर तात्कालिक प्रतिबंध का कारण धार्मिक नहीं बल्कि राजनैतिक रहा होगा। औरंगजेब ने झरोखा दर्शन की प्रथा भी बंद करवा दी, क्योंकि ये इस्लाम के विरुद्ध थी। साथ ही औरंगजेब ने इसके दौरान बहुमूल्य वस्तुओं का उपहार स्वरूप वितरण भी बंद करवा दिया। परंतु कुछ इतिहासकार इस प्रथा पर प्रतिबंध का कारण औरंगजेब की धार्मिक नीति को नहीं मानते, बल्कि उनका ऐसा मानना है कि औरंगजेब ने ऐसा आर्थिक और सामाजिक कारणों से किया था। औरंगजेब की धार्मिक नीति में गैर मुसलमानों में जजिया कर लगाना भी महत्वपूर्ण है। वैसे सल्तनत काल में गैर मुस्लिमों पर जजिया कर पहले भी लगाया जा चुका था, परंतु मुगल बादशाह अकबर ने इस कर को समाप्त कर दिया था। परंतु 1679 में औरंगजेब ने पुनः जजिया कर लगा दिया। इस कर को लगाने से गैर मुसलमानों में धार्मिक प्रतिक्रिया के फलस्वरूप मुगल शासन के विरुद्ध माहौल तैयार हुआ, जो साम्राज्य को कमजोर बनाने में सहायक सिद्ध हुआ। परंतु कुछ इतिहासकारों का मानना है कि औरंगजेब द्वारा जजिया कर लागू करना धार्मिक प्रतिक्रिया नहीं थी, बल्कि एक राजनैतिक, आर्थिक और सैद्धांतिक मसला था। इन इतिहासकारों का मानना है कि निसंदेह औरंगजेब एक कट्टर सुन्नी मुसलमान था, लेकिन शासक के रूप में वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था।
इसी कारण उसकी धार्मिक नीति राजनीति पर आधारित थी, न कि व्यक्तिगत धार्मिक रुचि पर आधारित। इसलिए वो गैर मुसलमानों का भी विश्वास नहीं खोना चाहता था। अतः उसे अनेक मौकों पर परस्पर विरोधी नीतियों को लागू करना पड़ता था, जो कालांतर में मुगल साम्राज्य के पतन में सहायक सिद्ध हुई। 3. औरंगजेब की अन्य नीतियां। राजपूतों, जाटों तथा सिखों के साथ औरंगजेब के संबंध अच्छे न रहे। औरंगजेब ने राजपूतों के रूप में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति का विश्वास खो दिया, जिसे उसके पूर्ववर्ती शासकों ने प्राप्त किया था। औरंगजेब ये न समझ सका कि राजपूतों का समर्थन प्राप्त होना मुगल साम्राज्य को स्थायी बनाने के लिए आवश्यक है। हालांकि औरंगजेब ने अपने शासन के आरंभिक काल में राजपूतों के साथ मैत्री संबंध स्थापित किए थे, लेकिन बाद में उसने राजपूतों की शक्ति को समाप्त करना आरंभ कर दिया। राजपूतों के साथ औरंगजेब का संघर्ष मुगल शासन के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। राजपूतों के रूप में मुगल साम्राज्य ने अपने एक शक्तिशाली स्तंभ को खो दिया, जो कालांतर में मुगल साम्राज्य के विध्वंस में सहायक सिद्ध हुआ। जहां एक ओर राजपूतों के साथ संघर्ष से औरंगजेब के साम्राज्य का नुकसान हो रहा था, वहीं दूसरी ओर अनेक स्थानीय विद्रोहों ने भी मुगल साम्राज्य की नींव को हिला दिया। दिल्ली के निकट सतनामी जाट और सिखों के विद्रोह ने भी औरंगजेब को कड़ी चुनौती प्रदान की। हालांकि ये विद्रोही कम संख्या में थे, लेकिन मुगल साम्राज्य के विरुद्ध पूर्ण सुसंगठित और दृढ़ प्रतिज्ञ थे। मुगल साम्राज्य के विरुद्ध इन्हें व्यापक जन समर्थन प्राप्त था। वैसे तो सतनामी और जाट विद्रोही मुख्यतः किसान थे। इनके विद्रोह का प्रमुख कारण औरंगजेब के राजस्व अधिकारियों के जुल्म थे। राजस्व अधिकारियों के जुल्मों के विरुद्ध इन्होंने मजबूत विद्रोह किया, जो मुगल साम्राज्य की मजबूत दीवार में दरार पैदा कर गया। इस प्रकार हम जान पाते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन हेतु औरंगजेब किस हद तक जिम्मेदार रहा। अपनी नीतियों की वजह से औरंगजेब ने अनेक शत्रुओं को उत्पन्न कर लिया, मानो वो शत्रु बनाने में निपुण हो। उसकी धार्मिक नीति के कारण भारत में मुगलों के समर्थक रहे। राजपूत और अन्य गैर मुसलमान उनके प्रमुख शत्रु बन बैठे। सतनामी, बुंदेलों, जाटों तथा सिखों के विद्रोह ने औरंगजेब को उलझा कर रख दिया। मराठों के विद्रोह ने तो औरंगजेब को कहीं का नहीं छोड़ा। मराठों ने औरंगजेब की सेनाओं के मनोबल को इतना तोड़ दिया कि उनकी समस्त शक्ति निष्क्रिय हो गई। उसी प्रकार दक्षिण स्थित बीजापुर और गोलकुंडा राज्यों के प्रति औरंगजेब की हड़प नीति ने मुगल साम्राज्य को काफी कमजोर कर दिया और अंततः औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य खंड खंड हो गया। मुगल साम्राज्य के पतन के उत्तरदायी अन्य महत्वपूर्ण कारण। मुगल साम्राज्य के पतन में औरंगजेब बहुत हद तक जिम्मेवार था, परंतु सिर्फ औरंगजेब ही मुगल साम्राज्य के अंत का पूर्ण जिम्मेवार था, ये भी कहना न्यायोचित नहीं होगा। ज्ञातव्य है कि औरंगजेब से पहले ही मुगल साम्राज्य में विघटन के तत्व मौजूद हो गए थे। साथ ही औरंगजेब के बाद के घटना चक्र ने मुगल साम्राज्य को तीव्रता के साथ विघटन की ओर अग्रसर किया। इसी संदर्भ में हम मुगल साम्राज्य के विघटन के उत्तरदायी अन्य कारकों का परीक्षण करेंगे। 1. औरंगजेब के दुर्बल उत्तराधिकारी। मुगल साम्राज्य की समस्त शक्ति सम्राट में समाहित थी। एक शक्तिशाली शासन प्रणाली के अधीन मुगल साम्राज्य का विस्तार सर्वाधिक हुआ। इस दृष्टि से औरंगजेब के काल तक को शक्तिशाली मुगल साम्राज्य माना जा सकता है। यद्यपि औरंगजेब को मुगल साम्राज्य के विघटन का एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है, तथापि उसने मुगल साम्राज्य को सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया। परंतु औरंगजेब के दुर्बल उत्तराधिकारी मुगल साम्राज्य को संभाल न सके। जब शक्तिहीन उत्तराधिकारियों का आना जाना आरंभ हुआ, तब इस दुर्बलता ने शीघ्र ही मुगल प्रशासन को अपनी गिरफ्त में ले लिया। दुर्भाग्यवश औरंगजेब के पश्चात सभी मुगल सम्राट दुर्बल थे और इस कारण वे आंतरिक तथा बाह्य परिस्थितियों को न तो समझ सके और न ही संभाल सके। औरंगजेब के उत्तराधिकारी अनैतिक तथा गैर जिम्मेवार फैसलों के कारण साम्राज्य की स्थिति को और खराब कर देते थे। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी बहादुर शाह 1702 से 12 हुआ, जो 63 वर्षीय एक अति दुर्बल सम्राट सिद्ध हुआ।
वो मुगल साम्राज्य की प्रतिष्ठा बनाए रखने में समर्थ नहीं था। वो सभी को प्रसन्न रखने की अपनी नीति के अंतर्गत बड़ी बड़ी उपाधियां बांटता रहा। इस कारण इतिहास में बहादुर शाह को शाही बेखबर के नाम से भी जाना जाता है। बहादुर शाह का उत्तराधिकारी जहांदार शाह 1712-13 मूर्ख मुगल बादशाह सिद्ध हुआ, जबकि फर्रुखसियर 1713 से 19 एक घृणित कायर शासक कहलाया। पृष्ठ 95। मोहम्मद शाह 1719 से 48 अपना अधिकांश समय मनोरंजन तथा सुराज सुंदरी में व्यतीत करता था, जिस कारण इतिहास में इसे रंगीला कहा गया है। अगला मुगल शासक अहमद शाह 1748 से 54 तो विषय वासना का पुजारी था। इस मामले में वो मुगल साम्राज्य के माथे पर कलंक का टीका था। हमें ज्ञात है कि मुगल साम्राज्य के पतन हेतु औरंगजेब बहुत हद तक जिम्मेवार हुआ, परंतु उसके बाद उसका कोई भी उत्तराधिकारी मुगल साम्राज्य के योग्य नहीं हो सका। उसके बाद के शासक अत्यंत दुर्बल और नाकाबिल सिद्ध हुए और सामंतों के हाथ के खिलौने बनकर रह गए। वस्तुतः औरंगजेब कमजोर व्यक्तित्व का शासक नहीं था। उसे एक अति शक्तिशाली तथा महत्वाकांक्षी शासक के रूप में देखा जाना चाहिए। हाँ, ये अलग तथ्य है कि मुगल साम्राज्य के विघटनकारी तत्व उसके समय ही फूले फले, क्योंकि उसमें राजनीतिक दूरदर्शिता का अभाव था। लेकिन औरंगजेब के उत्तराधिकारियों का अयोग्य और निर्बल होना मुगल साम्राज्य के पतन के प्रमुख कारणों में एक था। 2. सामंतशाही प्रणाली और उनकी गुटबंदी। सामंतशाही व्यवस्था मुगल साम्राज्य के मजबूत स्तंभों में से एक थी। मुगलकालीन सामंतशाही संगठन अपने आप में एक श्रेष्ठ व्यवस्था थी। प्रारंभ में ये व्यवस्था सुसंगठित रही, परंतु कालांतर में ये पतन के मार्ग पर अग्रसर हुआ। सामंत चरित्रहीन हो गए। यदि मुगलकालीन सामंत पूर्व की भांति सुदृढ़ और चरित्रवान रहते तो वे मुगल साम्राज्य के पतन को रोक सकते थे, परंतु इसके विपरीत मुगल सामंतों ने उच्च चरित्र का त्याग कर चरित्रहीन जीवन प्रणाली को अपना लिया। फिजूल खर्ची काफी ज्यादा बढ़ गई। इस प्रकार उनका जीवन विलासिता पूर्ण हो गया। सामंत अपनी शक्ति को भूलकर भोग विलास में संलग्न रहने लगे। घिरे घिरे युद्ध कला में निपुण और विद्वान मुगल सामंतों का स्थान लाचार और अनपढ़ सामंतों ने ले लिया। औरंगजेब के पश्चात के शासकों के प्रभाव से सामंत वर्ग भी परिश्रमी और कठोर सैनिक जीवन छोड़कर भोग विलास में संलग्न हो गए। बैरम खां, मुजफ्फर खां, अब्दुल रहीम, आसफ खां, महाबत खां, सैदुल्ला आदि जो पूर्व में महान मुगल सामंत हुआ करते थे, बाद में उन जैसे शक्तिशाली मुगल सामंतों का अकाल पड़ गया। शक्तिशाली सामंतों का स्थान अभिजात वर्ग के बेईमानों, मक्कारों और चापलूसों ने ले लिया। जब मुगल सामंतों ने योग्यता के आधार पर पदोन्नति करने के स्थान पर चापलूसी को बढ़ावा प्रदान किया, तो वीरों के स्थान पर कायरों तथा योग्यता के स्थान पर अयोग्यता का वर्चस्व कायम हो गया। इस प्रकार देखा जा सकता है कि शक्तिशाली मुगल सामंतशाही व्यवस्था पूर्णतः विखंडित हो गई थी। औरंगजेब के अंतिम दिनों में मुगल सामंतशाही व्यवस्था गुटबंदी के जाल में उलझ गई। अपनी शक्ति, प्रतिष्ठा और आय बढ़ाने के उद्देश्य से सामंतों ने गुटबाजी की शुरुआत कर दी। सामंतों ने आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ गुट बनाए तथा सम्राट के विरुद्ध भी षड्यंत्रों को रचा। उन्होंने सत्ता प्राप्ति हेतु सभी उचित अनुचित कर्म किए। इसी संदर्भ में निजामुल मुल्क और बुरहानुल मुल्क ने निजी स्वार्थों के कारण नादिर शाह से मिलकर दिल्ली प्रशासन के विरुद्ध षड्यंत्र रचे और अपने स्वार्थ के लिए राष्ट्रीय हितों को न्यौछावर कर दिया। इस प्रकार सामंतों के पारस्परिक संघर्षों ने मुगल साम्राज्य की नींव की ईंटों को बाहर निकाल दिया। इन संघर्षों के परिणाम स्वरूप विदेशी आक्रमणकारियों को मुगल साम्राज्य पर आक्रमण करने का अवसर प्राप्त हुआ और अंततः मुगल साम्राज्य दिल्ली और आसपास तक ही सिमट कर रह गया। इसके लिए सर्वाधिक जिम्मेवार मुगल सामंत ही थे, जिन्होंने निजी स्वार्थ हेतु इतने बड़े साम्राज्य को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर डाला। अतः ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि मुगल सामंतों ने मुगल साम्राज्य के पतन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। 3. पतन की ओर अग्रसर कृषि और आर्थिक व्यवस्था।
मुगल साम्राज्य में लगातार चल रहे उथल पुथल ने साम्राज्य की आर्थिक एवं वित्तीय परिस्थितियों को मरोड़ कर रख दिया। औरंगजेब के अंतिम समय में तो ये व्यवस्था टूटने के कगार पर पहुंच गई। साम्राज्य में अस्थिरता के माहौल ने कृषि और वाणिज्य पर बुरा प्रभाव डाला। कृषि की स्थिति दिन प्रतिदिन कमजोर होती गई और किसानों की आर्थिक दशा अति दयनीय होती चली गई। परिणाम स्वरूप किसानों ने भी अपने स्तर पर मुगल साम्राज्य का तीव्र विरोध करना आरंभ कर दिया। किसानों ने कृषि कार्य का त्याग करना आरंभ कर दिया, जिससे साम्राज्य में कृषि कर की प्राप्ति कम होने लगी और इसका व्यापक असर कृषि उत्पादन पर भी पड़ने लगा। इस प्रकार किसान बेरोजगार हो गए तथा साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह कर बैठे। ज्ञातव्य है कि सिख, सतनामियों और जाटों के विद्रोह का मुख्य कारण किसान असंतोष ही था। इस विद्रोह ने मुगल साम्राज्य पर गहरा प्रहार किया, जिससे साम्राज्य की शक्ति काफी कम हो गई। किसानों के विद्रोह ने साम्राज्य की कानून व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया। जहां एक ओर कृषि और किसान अस्त व्यस्त अवस्था में थे, वहीं दूसरी ओर मुगल साम्राज्य विभिन्न युद्धों में लगा हुआ साम्राज्य की अर्थव्यवस्था को खोखला करता जा रहा था। औरंगजेब के दीर्घकालीन दक्षिण के युद्धों ने साम्राज्य के धनकोष को रिक्त कर डाला। साथ ही अनियंत्रित सामंत वर्ग भोग विलास हेतु साम्राज्य के धन को पानी की तरह बहाने में लगा हुआ था। इस प्रकार धन का अंधाधुंध दुरुपयोग हो रहा था। इसका सीधा असर साम्राज्य के उद्योग और व्यापार पर भी पड़ा। औरंगजेब के अंतिम समय से ही उद्योग और व्यापार दुर्दशा को प्राप्त होने लगा। जहां एक ओर यूरोप में विज्ञान और तकनीक के द्वारा उद्योग व्यापार का विस्तार हो रहा था, वहीं दूसरी ओर मुगल साम्राज्य उद्योग व्यापार की नई तकनीक अपनाने के स्थान पर अपने विनाश हेतु नए नए कारणों को जन्म दे रहा था। औरंगजेब के पश्चात मुगल साम्राज्य की आर्थिक स्थिति बहुत बदतर हो गई। दूर के सामंतों ने अपनी अपनी स्वाधीनता घोषित कर दी और केंद्र को कर देना बंद कर दिया। केंद्र में उत्तराधिकार का संघर्ष, राजनैतिक अस्थिरता, सम्राटों के भोगविलास आदि कारणों से मुगल साम्राज्य का धनकोष इतना रिक्त हो गया कि सेना को नियमित वेतन देना असंभव होने लगा। इस प्रकार देशी उद्योग व्यापार समाप्त होते गए तथा साथ ही साथ मुगल साम्राज्य भी अपने अंत की ओर कदम बढ़ाता चला गया। 4. सैनिक क्षमता का निरंतर ह्रास। मुगल साम्राज्य के पतन में मुगल सेना की कमजोरी ने भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वस्तुतः मुगल साम्राज्य की सैन्य व्यवस्था अनेक प्रकार की कमियों से युक्त थी। मुगल सेना किसी केंद्रीय नेतृत्व के अधीन नहीं थी, बल्कि सेना का अधिकांश भाग सामंतवादी व्यवस्था के अंतर्गत कार्यरत था। ये सैनिक अपने मनसबदार के प्रति वफादार होते थे। 18वीं शताब्दी तक मनसबदारी प्रथा दूषित हो चुकी थी। मुगल सेना में कमियों का स्तर काफी बढ़ गया था। मुगल सेना पूर्णतः अनुशासनहीन हो गई थी। ये सैनिक मुगल सम्राट या साम्राज्य के प्रति न तो वफादार होते थे और न ही जिम्मेवार। ये सैनिक अपने अपने मनसबदारों के निर्देशानुसार ही अपना कदम उठाते थे। बैरम खां और महाबत खां जैसे मनसबदारों ने इसी सैन्य व्यवस्था के अंतर्गत मुगल साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह खड़ा किया था। परंतु औरंगजेब के बाद तो इस सैन्य व्यवस्था में भयंकर दोष देखने को मिले। सेना पूर्णतया अनुशासनहीन, दिशाहीन होकर निष्क्रिय हो गई थी। ऐश्वर्य और आलस्य सैनिकों पर हावी हो गया। दूसरी ओर धन के अभाव में बहुत बड़ी सेना रखना मुश्किल हो रहा था। सैनिकों के समय पर निर्धारित वेतन भी प्राप्त नहीं हो पाता था। फलतः सेना में असंतोष उत्पन्न हो गया था और वो अनैतिकता के शिकार को निष्क्रिय हो गई थी। अंततः मुगल सेना के नाम पर सिर्फ कायरों की जमात खड़ी रह गई थी। विपक्षी सेना के हमलों से मुगल सैनिक युद्ध के मैदान से भाग खड़े होते थे। इस प्रकार मुगल सैनिक क्षमता निरंतर पतन की ओर अग्रसर होती गई, जिससे मुगल साम्राज्य की शक्ति पूर्णतया क्षीण हो गई। 5. राष्ट्रीय भावना का अभाव। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जनता में किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय भावना नहीं थी। जनता में राष्ट्रीयता और एकता की भावना का न होना भी
मुगल साम्राज्य के विखंडन में महत्वपूर्ण योगदान रखता है। मुगल साम्राज्य का एक भौगोलिक रूप तो अवश्य दिखाई देता था, परंतु उसमें रहने वाली जनता किसी राष्ट्र का निर्माण नहीं करती थी। वस्तुतः मुगल साम्राज्य में एकीकृत राष्ट्र का निर्माण करने वाले तत्वों का कोई अस्तित्व ही नहीं था। इस प्रकार मुगल शासन क्षेत्र एक साम्राज्य अवश्य था, परंतु एक राष्ट्र नहीं था। मुगल साम्राज्य जागीर में बटा हुआ था। जागीरें जागीरदारों के अधीन थीं। जागीरदार अपने स्वार्थ के लिए काम करते थे, न कि साम्राज्य के विकास के लिए। इस प्रकार मुगल साम्राज्य की जागीरदारों ने अपने हित के लिए साम्राज्य की नींव को लगातार कमजोर किया। इन जागीरदारों ने मुगल साम्राज्य की सुदृढ़ता हेतु कोई भी प्रयत्न नहीं किया और आपस में भी विद्वेष संघर्ष करते रहे। ये कहना बिल्कुल ही गलत नहीं होगा कि मुगल साम्राज्य में एकता की भावना को जगाने हेतु प्रयास करने वाला कोई भी पैदा नहीं हुआ। साम्राज्य की प्रत्येक इकाई निजी हित में संलग्न थी। साम्राज्य के हित अहित से उनका कोई लेना देना नहीं था। विदेशी आक्रमणकारियों ने मुगल साम्राज्य की इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का खूब लाभ उठाया। इस समय ही नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों ने मुगल साम्राज्य को महान आघात पहुंचाया। इस प्रकार राष्ट्रीयता के अभाव में मुगल साम्राज्य अपने अंत समय तक एक शक्तिशाली केंद्रीकृत सत्ता का केंद्र नहीं बन सका और अंततः पतन को प्राप्त हुआ। और 6 यूरोपीय शक्ति का पदार्पण। सैनिक दुर्बलता के कारण 18वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य में सामंतशाही शक्ति का बोलबाला चरम अवस्था में था। अंततः यूरोपीय शक्तियों ने भी मुगल सामंतशाही व्यवस्था में प्रवेश कर लिया और शीघ्र ही व्यापार तथा सैनिक क्षेत्र में अपना प्रभाव जमा लिया। यूरोपीय शक्तियों ने देश में इस प्रकार प्रवेश लिया कि तत्कालीन साम्राज्य और समाज इन शक्तियों का विरोध करने में असफल हुआ। मुगल सम्राट अपनी विलासिता में सोया रहा और मुगल समाज अपने स्वार्थ में डूबा रहा। अंततः एक प्रमुख यूरोपीय शक्ति अंग्रेजों ने मुगल साम्राज्य को अपने हाथों की कठपुतली बना लिया और लगभग 1 सदी तक उसे नचाते रहे और अंत में अंग्रेजों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर नामक टिमटिमाते हुए दीपक को बुझाकर मुगल साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त कर दिया। ऐतिहासिक लेख मुगल साम्राज्य के पतन के कारण एक परीक्षण। समाप्त। पृष्ठ 96।